नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। वंदे भारत आज आधे घंटे का शुरुआती हिस्से में रहेगा और उसके बाद होगी हमारी खास पेशकश ट्रू टीम लीडर मोदी। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर है अरुणाचल के तवांग झड़प को लेके। झड़प वाली जगह चाइनीज बैग बरामद किया गया है। तवांग से भागते समय कुछ सामान चीनी सैनिक उस वक्त छोड़ गए। स्लीपिंग बैग छोड़कर अपनी सीमा से चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। चीनी सैनिक कुछ कपड़े और बाकी उपकरण भी छोड़ कर गए हैं, यानी कि कुछ कपड़े, कुछ उपकरण और इसके साथ ही एक स्लीपिंग बैग झड़प वाली जगह से बरामद किया गया है। ये वो जगह जहां पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने थे और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, पीछे जाने पर मजबूर कर दिया और उसी स्थिति में अपना कुछ सामान चीनी सैनिक छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ कपड़े, कुछ उपकरण, इसके साथ ही स्लीपिंग बैग उसी जगह से बरामद किया गया है जहां पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प की स्थिति बनी थी। उसके बाद एक फ्लैग ऑफ मीटिंग भी हुई और स्टेटस को मेंटेन किया गया। तवांग में झड़प के बाद भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। एलएसी से सटे हुए इलाकों में भारत कड़ी निगरानी भी रख रहा है। वायु सेना ने भी लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। तो दूसरी तरफ सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ कि एलएसी से करीब 155 किलोमीटर दूर चीन की ओर से सैन्य गतिविधियां दर्ज की गई। चीन उकसाने वाले रवैये पर दुनिया ने उसके खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। तवांग में चीन के सैनिक उल्टे पांव लौट गए हैं। भारत के शूरवीरों के सामने चीन की एक नहीं चली। अरुणाचल के तवांग में भारत चीनी सैनिकों के बीच झड़प के 2 दिन बाद चीन ने अपने शिगात्से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज में हुआ है। ये इमेज मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने जारी की है। इसके मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी एलएसी से करीब 155 किलोमीटर दूर सैन्य गतिविधियां दर्ज की गई। चीन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल 2 तरीकों से करता है। पहला मिलिट्री और दूसरा सिविलियन के लिए। यहाँ चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को तैनात किया गया है। इनसे आसानी से एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इमेज में 7 ड्रोन्स भी नजर आ रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा, चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के आसपास सेना जुटा रहा है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करेंगे। हम अपने मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहेंगे। Yeah, thanks, Rio. So I can tell you that DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, but I would defer you to India in terms of their views. दूसरी ओर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैराइन जेन पियरे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अमेरिका इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। हमें खुशी है कि भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद जल्द ही अलग हो गए। हम दोनों देशों को बायलैटरल चैनल के माध्यम से बातचीत करने का सुझाव देने के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चर्चा करें। तवांग सेक्टर में शुक्रवार को झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिकों को चोटें आईं। चीन के इस उकसाने वाली झड़प पर दुनिया बीजिंग के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव को कम करने की बात कही। इधर भारत ने भी वायुसेना को अलर्ट कर रखा है। सरहद पर विमानों की तैनाती बढ़ गई है। 15 और 16 दिसंबर को कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास होना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगसे एरिया में भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने सामने होने पर एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन के सैनिक भारतीय सेना की 3 यूनिटों के साथ भिड़ गए, जो विभिन्न पैदल सेना रेजिमेंटों से संबंधित है। भारतीय सेना के जवानों ने एलएसी पर चीनी सैनिकों के नापाक मंसूबों के प्रयास को विफल कर दिया।
तो चाइना में अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए शी जिनपिंग युद्ध का सहारा ले सकते हैं ताकि लोगों का ध्यान इकोनॉमी, कोविड पॉलिसी से भटकाया जा सके। और यही है शी जिनपिंग की चाल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल वजह यह है कि चीन में बैंक्स को 17.6 लाख करोड़ का इस वक्त घाटा चल रहा है। साल 2013 में जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने पर ग्रोथ 7.85 थी, जो कि घटकर 5.95 तक आ गई। इसी साल 3.25% की ग्रोथ भी चीन में मुश्किल नजर आती है। अब बात करेंगे BRI की, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जिसके जरिए चीन ने लगभग 150 देशों को ऊंची ब्याज दरों पर $1 ट्रिलियन यानी कि 83 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जिनमें से 70% देश डिफॉल्टर हो चुके हैं। यानी चीन ने जो पैसा निवेश किया वो डूबने की कगार पर है। जिनपिंग की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी से चीन के लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और शी जिनपिंग को पद छोड़ने के लिए नारे लगा रहे हैं। सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ी उपलब्धि दिखाना चाहते हैं शी जिनपिंग, और इसीलिए इस विक्रमबाजी का शी जिनपिंग सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तवांग पर चीन के साथ हुई झड़प का मुद्दा सदन में गूंजा। विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। वहीं लोकसभा में 17 विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि रक्षा मंत्री ने सदन को आधी अधूरी जानकारी दी और पूरी जानकारी सदन में साझा नहीं की गई। मुद्दा देश की सुरक्षा का है, जिसे लेकर विपक्ष मुखर है। सदन से लेकर सड़क तक तवांग पर संग्राम है। संसद के शीतकालीन सत्र में तवांग का मुद्दा आज भी गूंजा। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा से 17 विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, MDMK, CPI, JDU, DMK, TMC और TDP समेत अन्य विपक्षी दलों के सांसद शामिल रहे। विपक्ष की मांग थी कि सदन में रक्षा मंत्री ने बहुत सी चीजें नहीं बताई। कांग्रेस ने भी भारत चीन सैनिकों की झड़प पर विपक्षी दलों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के साथ चर्चा की। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। सर, एक भाई इसके खिलाफत नहीं सर, किसके खिलाफत नहीं सर। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में बैठते हुए 165 MPs को बोलने का मौका दिया और सबको सारे बात ये कहने की मौका देने के बाद ये निर्णय लिया गया कि क्या करना चाहिए। सभा पटल। लेकिन सर, उन्होंने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। तवांग के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि चीन से भारतीय सेना डटकर मुकाबला करने को तैयार है। हमारी सेना तय करेगी कि कौन सी जानकारी साझा करनी है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का मौका मिला है। तवांग मुद्दे पर राजनीति जारी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में तवांग का मुद्दा पूरे सत्र के दौरान हावी रहने की उम्मीद है। और इसी खबर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस एसिड अटैक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार में सुशासन का दावा करती नीतीश सरकार के ऊपर जहर का जाम छलका है। सिवान में जहरीली शराब पीने से 20 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। वहीं जब सदन में इस पर सवाल किया गया तो CM नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। कहने को तो बिहार में शराब बंद है, दिया लेकर खोजो लेकिन ढूंढे नहीं मिलेगी। लेकिन जहरीली शराब पीने से हुई मौतों ने सुशासन बाबू की कलई खोलकर रख दी है। अब इसे सरकार की नाकामी कहें या शासन प्रशासन की मिलीभगत, शराब पीने से बिहार के छपरा में 20 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिसको लेकर बीजेपी मुखर है। बीजेपी ने शराब से होने वाली मौत को लेकर सुशासन बाबू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बिहार में इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है। जब सदन में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत पर सवाल किया गया
तो नीतीश बाबू भड़क गए, बर्बाद होने की धमकी तक देने लगे। सदन में शराब कांड पर खूब हंगामा बरपा। सत्ताधीशों से सवाल किया गया तो उनका जवाब भी सुनिए। हमको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। ये सच्चाई, लेकिन भाजपा लगभग 10 साल से भी ज्यादा 15 साल तक बिहार में काबिज रही। साल 2016 में नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर पीठ थपथपाई थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार जी के कारण हर दिन मौत हो रही है, हर दिन शराब से मौत हो रही है। केवल शराब से मौत नहीं हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। और बिहार में शराब भगवान की तरह हो गया है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं। उसी तरह नीतीश कुमार जी का शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। जहरीली शराब से मारे गए सभी लोग बिहार के सारण जिले के मशरक, मढ़ौरा और ईशुआपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बीजेपी शराबबंदी को फेल बता रही है तो जहरीली शराब की खुलेआम बिक्री पर ना तो नीतीश और ना तेजस्वी से बोला जा रहा है। खबर पश्चिम बंगाल से है। बर्धमान के आसनसोल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भीड़ उमड़ने के बाद भगदड़ मच गई। वहीं भगदड़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब शुभेंदु अधिकारी अपना भाषण खत्म कर कार्यक्रम स्थल से चले गए थे। कार्यक्रम का आयोजन आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने किया था। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस हादसे को लेकर टीएमसी शुभेंदु अधिकारी पर हमलावर है। रूस यूक्रेन जंग के चलते पश्चिमी देश रूस पर लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए G7 देशों ने रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैपिंग लगा दी, जिसका भारत ने विरोध किया। इसके बाद अब रूस भी भारत से दोस्ती निभाने के लिए सारे नियम कानून तोड़ने के लिए तैयार है। भारत में पेट्रोल डीजल के सस्ता होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। ये खुशखबरी भारत के दोस्त रूस के रास्ते आ सकती है, क्योंकि रूस भारत से याराना निभाने के लिए हर नियम कानून को दरकिनार करने को तैयार है। यूरोपीय संघ ने रूसी तेल की कीमत पर $60 प्रति बैरल की प्राइस कैपिंग की है, जिसका समर्थन भारत ने नहीं किया। इस वजह से रूस भी अब भारत के लिए सारे नियम कानून को दरकिनार कर $60 प्रति बैरल से कम कीमत में क्रूड ऑयल दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में पेट्रोलियम के दामों में भारी गिरावट देखी जाएगी। भारत रूस से $49 प्रति बैरल की दर से तेल की खरीद कर रहा है। भारत ने प्राइस कैप का समर्थन न करके रूस का साथ दिया है। ऐसे में रूस भी इसी प्राइस पर भारत को तेल बेचता रहेगा, जिसका फायदा ये होगा कि भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ता तेल मिलता रहेगा। यानी अपने दोस्त भारत के लिए रूस भी सभी नियम कानून को ताक पर रखकर प्राइस कैप से कम पर तेल देगा, क्योंकि भारत के सामने शिपिंग की कोई दिक्कत नहीं है। भारत पश्चिमी देशों के क्रूज पर निर्भर नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीदने का नतीजा ये है कि कुछ हद तक पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती हुई है, जो आगे भी बरकरार रह सकती है। रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन के पावर प्लांट नष्ट हो चुके हैं और ऐसे में सर्दी से बचने के लिए यूक्रेन को ज्यादा गैस का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने 800 मिलियन यूरो की सहायता की मांग की है। रूस के लगातार हो रहे हमलों के साथ साथ यूक्रेन इस समय सर्दी का सितम भी झेल रहा है। उसके ज्यादातर पावर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा जरूरत को पूरा करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता सम्मेलन में गुहार लगाई। ज़ेलेंस्की ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए करीब 800 मिलियन यूरो की आपातकालीन सहायता की मांग की।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमलों के चलते बिजली संयंत्र ध्वस्त हो चुके हैं, इसलिए सर्दी में अनुमान से ज्यादा गैस का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे में उन्हें मदद की जरूरत है। पेरिस में हो रहे सम्मेलन में ज़ेलेंस्की वीडियो लिंक के जरिए जुड़े और कहा, बेशक ये बहुत बड़ी राशि है, लेकिन संभावित ब्लैकआउट की लागत से बहुत कम है। उन्होंने सहायता मिलने की उम्मीद भी जताई। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन को क्षतिग्रस्त हुए उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों की मरम्मत के लिए गैस टरबाइन, जनरेटर और उपकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा 2 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के आयात की आवश्यकता होगी। तो यूक्रेन पर रूस के हमले को 10 महीने होने को हैं, लेकिन अब तक युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल सका। युद्ध के लंबा खिंचने के बाद पुतिन के फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं, शिकायतें होने लगी हैं, जिसके बाद पुतिन अब अपने सैनिकों को भी जेल में डाल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 24 दिसंबर को 10 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अब पुतिन के फैसले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रूस के अंदर लोग अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि पुतिन का फैसला ठीक नहीं था। ये बात खार्किव में रूस को मिली हार के बाद और तेज हो गई है। सैन्य अधिकारियों में भी थोड़ी नाराजगी है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस अपने ही सैनिकों को जेल में बंद कर रहा है और उनकी पिटाई कर रहा है। खबरों के मुताबिक रूसी सैनिकों और उनके परिवारों ने युद्ध की तैयारियों में कमी की शिकायत की और कहा कि सैनिकों को उनके उद्देश्य के बारे में कम जानकारी देकर ही आगे बढ़ने का आदेश दे दिया जा रहा है। जो सैनिक किसी वजह से लड़ने से इनकार करते हैं या फिर आदेशों को आंख मूंद कर नहीं मान रहे, उन्हें जेल में बंद किया गया। सैनिकों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि युद्ध के लिए मोर्चा संभालने से इनकार करने पर सैनिकों को एक इमारत के तहखाने में बंद कर दिया गया और परिवार वालों को कहा गया कि गोलाबारी के बाद सभी लापता हैं। रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं, अगर वो सही हैं, तो ये बात रूस के लिए चिंताजनक है और सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाली है। अमेरिका में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी मर्जी के बगैर ही मिलिट्री में धकेला जा रहा है, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट के जरिए हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जबरदस्ती मिलिट्री के जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स में भर्ती कराया जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को उनका करियर भी चुनने का मौका नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ मिलिट्री करियर अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। बच्चों को अमेरिका की मिलिट्री के जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स यानी JROTC में भर्ती कराया जा रहा है। तमाम बच्चों ने भी शिकायत की है कि उनकी मर्जी के बिना ही JROTC क्लास में उनका नाम डाल दिया गया है। शिकायत के बाद भी स्कूल प्रशासन इस विशेष प्रोग्राम से नाम काटने को तैयार नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक JROTC प्रोग्राम की सच्चाई जानने के लिए जब 200 से ज्यादा रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उसमें से ज्यादातर बच्चे अश्वेत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पाए गए। अमेरिका में JROTC प्रोग्राम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है। 1970 में वियतनाम युद्ध के दौरान भी कई प्रदर्शन हुए थे। आरोप लगे थे कि JROTC प्रोग्राम में दाखिल हाई स्कूल के कई बच्चों को लड़ने के लिए वियतनाम भेज दिया गया था। विरोध प्रदर्शन के बाद कई स्कूलों में इस प्रोग्राम पर रोक तो लगा दी गई थी, लेकिन अब भी ज्यादातर स्कूलों में यह प्रोग्राम चल रहा है। यूएन मिलिट्री में इस समय टारगेट से कम भर्तियां हो रही हैं, जिसको लेकर माना यह जा रहा है कि जब भी जरूरत होगी तब JROTC प्रोग्राम से ट्रेनिंग ले चुके छात्रों को भर्ती कर लिया जाएगा। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि यूएस का JROTC प्रोग्राम आखिर है क्या, इस प्रोग्राम के पीछे की इंपॉर्टेंस क्या है। दरअसल बच्चों को मिलिट्री के लिए इस प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाता है। JROTC प्रोग्राम को यूएस मिलिट्री फंड करती है और बच्चों को कई तरीके की कड़ी ट्रेनिंग भी इस दौरान दी जाती है। अमेरिका में करीब 3500 स्कूलों में JROTC प्रोग्राम है। JROTC के बाद ज्यादातर बच्चे मिलिट्री में शामिल हो जाते हैं। साल 1970 के बाद JROTC का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया और इस साल बजट $400 मिलियन हो सकता है और इसकी तैयारी यूएस की तरफ से की जा रही है।